नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका दौरे को लेकर जो बाइडेन बहुत ज्यादा तनाव में आ चुके हैं। इसकी एक बड़ी वजह तुर्की से आई धमकी है, क्योंकि तुर्की नेटो का सदस्य है और उसने गाजा पर बमबारी को लेकर अब बाइडेन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। इजराइल के सामने अब डबल दुश्मन है, क्योंकि एक खतरनाक धमकी ईरान से भी सामने आई है। जब नेतन्याहू तेल अवीव से अमेरिका रवाना हो रहे थे, तब गाजा पर इजरायल की बमबारी चल रही थी। जब नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर रहेंगे, तब भी गाजा पर इजरायल की तबाही जारी रहेगी। और जब नेतन्याहू वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे, तब भी इजरायल की बमबारी मिशन में कोई कमी नहीं आएगी। एक तरफ नेतन्याहू के साथ बाइडेन होंगे और दूसरी तरफ गाजा के गिरते हुए बम होंगे। नेतन्याहू के तेवरों में हाहाकार नजर आ रहा है। 48 घंटों के अंदर इजरायल ने यमन और लेबनान में ऐसे ऑपरेशन किए हैं जिसने तेहरान से तुर्की तक दहशत फैला दी है। इस वीडियो को देखकर ये दो बड़े मुस्लिम देश तुर्की और ईरान कांप गए हैं। अब तक इजरायल ने जो तबाही गाजा में दिखाई है, वही तबाही नेतन्याहू किसी भी कोने में मचा सकते हैं। इसकी वार्निंग इजरायल के दुश्मनों को मिल गई है। इन हमलों के बाद नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल इस वक्त एक दो नहीं बल्कि 7 मोर्चों पर लड़ रहा है। सवाल है कि इजरायल के खिलाफ 7 मोर्चे कौन है? पहला मोर्चा हमास है, दूसरा मोर्चा लेबनान यानी हिजबुल्लाह है, तीसरा मोर्चा हूथी यानी यमन है और चौथा मोर्चा सीरिया में गोलान की पहाड़ियां हैं। पांचवा मोर्चा इराक का मिलिशिया कतायब हिजबुल्लाह है, छठा मोर्चा ईरान है और अब 7वां मोर्चा तुर्की नजर आने लगा है। तुर्की ने इजरायल को लेकर अचानक अपना गियर बदला है। यमन में इजरायल की एयर स्ट्राइक की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं और इसी वीडियो को देखकर तुर्की और ईरान से दो बहुत खतरनाक रिएक्शन आए हैं। एक है तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन, जिन्होंने इजरायल को बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। दूसरी तरफ ईरान है, जहां के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा है कि हमास से जारी युद्ध में इजरायल की हार तय है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है कि वो नाटो और इजरायल के बीच किसी भी तरह की डील नहीं होने देंगे। जब तक गाजा में बमबारी नहीं रुक जाती, वो ऐसी किसी भी डील के आगे सबसे बड़े ब्रेकर बन जाएंगे। İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin NATO ile ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir. Filistin topraklarında kapsamlı ve sürdürülebilir barış tesis edilene kadar İsrail ile NATO nezdinde işbirliği yapılması yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacak. ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा है कि हमास बाकी रहेगा। इजरायल क्या, अमेरिका भी फिलिस्तीन की आजादी की ताकत के आगे नहीं टिक पाएगा। دق دلیشون رو مردم خالی میکنه، بمب‌ها رو سر مردم میره، مدرسه، بیمارستان، کودک، زن، نهایت جنایت و سبوعیت داره انجام میگیره جلوی چشم مردم دنیا. مردم دنیا هم در واقع دیگه حالا دارن قضاوت میکنن علیه. जब खामनेई ने ये बात कही, तब उस मीटिंग में ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान भी बैठे हुए थे। यानी सुप्रीम लीडर से राष्ट्रपति तक मैसेज बहुत खुल्लम खुल्ला पहुंचा दिया गया है। गाजा में बमबारी, लेबनान में बमबारी और यमन में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तुर्की और ईरान से आई यह वार्निंग इजरायल के खिलाफ उठी दो बहुत बड़ी आवाज है। जाहिर है कि नेतन्याहू को यह परेशान करेंगी।
सवाल है कि क्या यमन पर हुए हमले के बाद यहां भी उसी तरह की जंग शुरू हो जाएगी जिस तरह लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच चल रही है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी ने नेतन्याहू को डराने वाला एक बड़ा बयान जारी किया है। الإسرائيليين المغتصبين لفلسطين أن يقلقوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يخافوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يدركوا أن قادتهم الحمقى والعدوانيين المجرمين يجرون عليهم المخاطر أكثر وأكثر. यमन में इजरायल के खिलाफ गुस्से का लेवल बहुत ऊपर पहुंच चुका है। यमन में हूथी लीडर की एक आवाज पर हजारों लोग इजरायल मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए जुट जाते हैं। ये लोग सऊदी अरब के नेतृत्व वाले मिलिट्री गठबंधन के खिलाफ 8 साल से युद्ध लड़ चुके हैं और अब इजरायल इनके टारगेट पर है। यही बात नेतन्याहू को परेशान कर रही है। مهما بدأت إسرائيل أو الكيان الصهيوني في نظر الكثير من الدول العربية المطبعة أنها الكيان الذي لا يقهر، فهي في نظرنا نحن اليمنيين أنها لا شيء. ما حصل إنه في الحديدة إنه عدوان على المنشآت النفطية هو ليس بإنجاز عسكري، هي عبارة عن صهاريج نفطية بإمكان أي واحد أن يستهدفها، ولن يثنينا ولن يثني الشعب اليمني. كل الضرب هذا كل اللي احنا واقفين مع القضية الفلسطينية تمام، ولن نتهاون ولن نتراجع ولن نتخاذل على القضية الفلسطينية مهما ضربوا مهما دمروا مهما قصفوا. यमन के तेवर नेतन्याहू ने देखे हैं। यही वजह है कि अमेरिका रवाना होने से पहले नेतन्याहू ने ऐसी बात कह दी है जिसमें उनका आत्मविश्वास थोड़ा सा डावाडोल नजर आ रहा है। वजह है कि जो बाइडेन का दोबारा चुनाव न लड़ने का फैसला, और इसीलिए नेतन्याहू बता रहे हैं कि वो 1-2 नहीं बल्कि 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे हैं। At a time when Israel is fighting on 7 fronts and when there's great political uncertainty in Washington, I will address for the 4th time both houses of Congress as the Prime Minister of Israel. I will seek to anchor the bipartisan support that is so important for Israel, and I will tell my friends on both sides of the aisle that regardless who the American people choose as their next president, Israel remains America's indispensable and strong ally in the Middle East. अमेरिका वो देश है जिसने इजरायल की हथियार सप्लाई को लेकर सबसे ज्यादा मदद की है। गाजा में फटने वाले हर बम पर मेड इन अमेरिका लिखा हुआ है। और अब नेतन्याहू चाहते हैं कि बाकी फ्रंट पर चल रहे युद्ध को लेकर अमेरिका से हथियार सप्लाई जारी रहे। बाइडेन इसके लिए गाजा में बमबारी रोकने को लेकर या कहीं की सीज फायर का मुद्दा उठाकर कोई शर्त ना लगाए। जब नेतन्याहू अमेरिका रवाना हो रहे थे तब इजरायल ने गाजा के खान यूनुस इलाके में ऐसी एयर स्ट्राइक की जिसमें 16 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। इस बॉम्बिंग मिशन से पहले इजरायल ने यह इलाका खाली करने की चेतावनी दी थी, लेकिन लोगों को भागने का वक्त नहीं मिला और बम गिरने लगे। ولا حاجة عيلة نايمة نزلوا عليهم سيارة انتحارية، عيلة أطفال أصغر واحد ب 9 سنين عمره، هاي النازية الأمريكية، هاي نازية نتنياهو هتلر الثاني। कोई शक नहीं कि यह तस्वीर व्हाइट हाउस में भी देखी जा रही होगी। इसलिए नेतन्याहू चाहते हैं कि बाइडेन अब सीज फायर को लेकर बड़ा प्रेशर बना सकते हैं। नेतन्याहू को इसी बात का सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है। دقیق‌دلیشون رو مردم خالی میکنه. بمب‌ها رو سر مردم میره. مدرسه، بیمارستان، کودک، زن، نهایت جنایت و سبوعیت داره انجام میگیره جلوی چشم مردم دنیا. مردم دنیا هم در واقع دیگه حالا دارن قضاوت میکنن علیه ईरान धमाका कर रहा है, तुर्की दबाव बना रहा है, पूरी दुनिया इजरायल से पूछ रही है कि बमबारी कब तक बंद होगी। लेकिन नेतन्याहू ने बमबारी पर ब्रेक लगाने से बार-बार इनकार किया है। इसीलिए सोमवार से शुरू हुई बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा पर सबकी नजर है। मंगलवार को नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे। बुधवार को नेतन्याहू अमेरिका की कांग्रेस को संबोधित करेंगे। नेतन्याहू के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन की तैयारी जोरों पर है। नेतन्याहू के अमेरिका दौरे का विरोध तेज हो गया है।
अमेरिका के वर्मोंट से सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू 38,000 फिलिस्तीनियों की मौत के जिम्मेदार हैं, जिनमें से 60% बच्चे हैं, महिलाएं और बुजुर्ग थे। तेल अवीव से रवाना होने से पहले नेतन्याहू उन लोगों से मिले जो हमास की कैद से छूटे हैं या छुड़ाए गए हैं। इनमें इजरायली बंधकों के परिवार भी थे। नेतन्याहू ने बताने की कोशिश की है कि वो बाइडेन से जब बात करेंगे तो हमास के कब्जे में मौजूद 120 इजरायली बंधकों का मुद्दा जरूर उठाएंगे। Achieving the release of all our hostages, defeating Hamas, confronting the terror axis of Iran and its proxies, and ensuring that all Israel citizens return safely to their homes in the north and in the south. In this time of war and uncertainty, it's important that Israel's enemies know that America and Israel stand together today, tomorrow, and always. अगला एक हफ्ता गाजा में चल रहे युद्ध के लिए बहुत अहम होने वाला है। जुलाई के अंत तक अगर ये युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आया तो समझ लीजिए कि फिर ये युद्ध पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि जिस युद्ध को अमेरिका नहीं रोक पाया उसको जारी रखने के पीछे कौन कौन सी पावर कितनी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती हैं, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू गुस्से से लाल हो चुके हैं। उन्होंने ईरान को साफ लफ्जों में चेता दिया है कि सुधर जाओ, नहीं तो सुधारना हमें आता है। नेतन्याहू ने ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को संदेश भी भिजवा दिया है कि ईरान में ऐसी कोई जगह नहीं है जो इजरायल की जद से बाहर है। नेतन्याहू के इस बयान ने तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजा दिया है। हूथी पर हमला तो बहाना था, इजरायल के पीएम का असली निशाना तो ईरान है, ईरान था और ईरान रहेगा। अब तक आपने नेताओं को बहुत सधे हुए शब्दों में बयान या धमकी देते हुए देखा होगा, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने हूथी पर किए गए हमले के बाद साफ कहा है कि हमें खरोच भी आई तो इजरायल ऐसा जख्म देगा जिसको दुश्मनों की 7 पुश्तें याद रखेंगी। הזו פגעה במטרות במרחק 1,800 קילומטר מגבולותינו. היא מבהירה לאויבינו שאין מקום שהזרוע הארוכה של מדינת ישראל לא תגיע אליו. מסר לאויבי ישראל, אל תטעו בנו. נגן על עצמנו בכל דרך ובכל חזית. כל מי שיפגע בנו ישלם מחיר כבד מאוד על תוקפנותו. इजरायल के पीएम के इस बयान से इस्लामिक मुल्कों में खलबली मच चुकी है। इजरायल के दुश्मनों के रोंगटे खड़े हैं, क्योंकि किसका नंबर कब आएगा ये नेतन्याहू के सिवा कोई नहीं जानता। नेतन्याहू ने हूथी विद्रोहियों पर 1800 किलोमीटर दूर जाकर हमला करके यह साबित कर दिया है कि उनके पास ऐसे हथियार हैं जो दूरियों के मोहताज नहीं हैं। इजरायल से यमन की दूरी लगभग 1800 किलोमीटर है, जहां हुई स्ट्राइक ने यमन में हाहाकार मचा दिया, जबकि तेल अवीव से तेहरान की दूरी लगभग 1900 किलोमीटर है। यानी इजरायल जब चाहे ईरान और उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। ईरान को अब टारगेट पर ले चुका है इजरायल। ईरान की परमाणु फैसिलिटी इजरायल के निशाने पर है और तैयार होने से पहले ही खाक हो सकता है ईरान का एटम बम। नेतन्याहू के बयान के बाद पूरे अरब वर्ल्ड में यह चर्चा शुरू हो चुकी है। यह चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आज की तारीख में इजरायल के जितने भी बड़े दुश्मन हैं, ईरान उनको सपोर्ट ही नहीं करता, बल्कि गोला बारूद, मिसाइल, ड्रोन सब कुछ सप्लाई करता है। इजरायल के इन 4 दुश्मनों को देखिए।
इस वक्त नेतन्याहू और इजरायल एक दो नहीं बल्कि कई मोर्चों पर घिर चुके हैं। उनके सामने अब बस युद्ध है और इसके सिवा कुछ नहीं। इस वक्त इजरायल के लिए 4H बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इन चारों H के बारे में बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इन चारों H को ईरान का पूरा समर्थन है। H से हमास, H से हिजबुल्ला यानी लेबनान का मिलिशिया, H से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी, H से हूथी यानी यमन का विद्रोही गुट। हमास से शुरू हुई लड़ाई पहले हिजबुल्ला तक पहुंची और अब हूथी से टक्कर के बाद इजरायल में इराक से भी हमले हो रहे हैं और इन सब में ईरान से टकराव उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसीलिए नेतन्याहू ने बिना लाग लपेट के ईरान को चेतावनी दे दी। ישראל מצפה מהקהילה הבינלאומית להגביר את מאמציה נגד איראן וגורותיה כדי לבלום את תוקפנותה של איראן וכדי להגן על חופש השיט הבינלאומי. כל מי שמבקש לראות מזרח תיכון יציב ובטוח צריך להתייצב נגד ציר הרשע של איראן ולתמוך במאבקה של ישראל נגד איראן וגורותיה, הן בתימן, הן בעזה, הן בלבנון, בכל מקום. नेतन्याहू की धमकी के बाद दुनिया के 194 देशों के राष्ट्राध्यक्ष युद्ध की सूरत में होने वाले नफा नुकसान की कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इजरायल और ईरान का युद्ध हुआ तो क्या होगा, इजरायल कैसे वार करेगा, ईरान कैसे जवाब देगा। इस दशक में दुनिया के लिए सबसे खतरनाक वक्त आ चुका है। दो 2022 रूस ने यूक्रेन पर हमला करके पूरे यूरोप को डरा दिया, अमेरिका तक घबरा गया। 2023 हमास ने इजरायल पर हमला करके पश्चिम एशिया का सबसे खतरनाक युद्ध छेड़ दिया। लेकिन 2024 सवाल है कि क्या ईरान और इजरायल का युद्ध हुआ तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, यानी 2022 के बाद दुनिया वर्ल्ड वॉर से बच गई। 2023 में गाजा युद्ध के बाद भी विश्व युद्ध नहीं हुआ। ऐसे में क्या 2024 सभी जंगों का बॉइलिंग पॉइंट बनेगा और ईरान इजरायल युद्ध के साथ विश्व युद्ध भी शुरू हो जाएगा? इजरायल ने गाजा पर हमला नहीं रोका है और अब वो ईरान से भी टक्कर लेने को तैयार है। नेतन्याहू ने सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर मिसाइल गिराकर यह साबित कर दिया कि वो ईरान से डरने वाले नहीं हैं और उससे लड़ने के लिए वो बड़े युद्ध करने के लिए भी तैयार है। तो क्या इस जंग का दायरा गाजा से निकलकर सीरिया, इराक और ईरान तक पहुंचेगा, यमन से लेकर सऊदी अरब तक फैलेगा और फिर इसमें अमेरिका से लेकर रूस की एंट्री होगी? यही सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस युद्ध के शुरू होने से पहले कई एक्टर शामिल हो चुके हैं। एक तरफ ईरान बनाम इजरायल है तो दूसरी तरफ बाकी एक्टर्स में अमेरिका है, रूस है, सऊदी अरब है, इराक है, सीरिया है, यमन है। तुर्की भी इस युद्ध में शामिल हो सकता है। अजरबैजान, आर्मेनिया भी इस युद्ध में खींचा चला आएगा। युद्ध शुरू हुआ तो नाटो को भी एक्शन में आना पड़ेगा और चीन को कौन नजरअंदाज कर सकता है? खाड़ी देशों में सबसे बड़े दुश्मन रहे ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौता हो गया है। ये समझौता कराने वाला चीन कह रहा है कि राजनयिक इमारतों पर हमले हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून बार बार तोड़ा जा रहा है। ये सब बंद होना चाहिए। चीन इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में कमांडिंग पोजीशन में है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है समय का चक्र बदला है और अमेरिका की जगह चीन ले रहा है। लग रहा है जैसे पश्चिम एशिया में चीन का जोर बढ़ रहा है। अमेरिका का दबदबा खत्म हो चुका है। एक साल पहले जिस युद्ध के टारगेट पर 3 देश थे, उसमें 2 की दोस्ती ने तीसरे को खतरे में डाल दिया है। यानी जब से ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती हुई है, तब से सऊदी अरब के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। इस वक्त ईरान के अंडरग्राउंड एयरबेस भी काफी चर्चा में है, क्योंकि ईरान दिखा चुका है कि उसके पास ऐसे ऐसे ठिकाने हैं जहां इजरायल या फिर अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी बेकार है। ऐसे में अमेरिका और इजरायल ईरान के जवाबी हमले के बाद क्या करेंगे?